Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss degeneracy in transportation problems. So आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डीजेनरेसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे इंड्यूस होती है और इसके आ जाने से क्या प्रॉब्लम्स होती है और बाद में हम प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करते हैं. So किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो आप उसको दो स्टेज में सॉल्व करते हो. फर्स्ट स्टेज में आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हो यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोजेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो. सेकेंड स्टेज में आप इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करते हो यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सो डीजेनरेसी दोनों में से किसी स्टेज में भी आ सकती है. तो डीजेनरेसी होती क्या है पहले हम ये देखते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके आने से क्या प्रॉब्लम होती है और इसको हम कैसे रिमूव करें. सो लेट्स सी व्हाट इज डीजेनरेसी. लुक एट दिस प्रॉब्लम. जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल आपको दिखाई दे रही है और इसका ये कोई सॉल्यूशन है किसी स्टेज पर. हो सकता है कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो या हो सकता है कि ये इंटरमीडिएट किसी स्टेज पर सॉल्यूशन हो. सो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल में ये सॉल्यूशन लिखा है. इसका ये ऑप्टिमल है या नहीं ये पता नहीं है हमको, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जहाँ पर अलोकेशन किया है या जहाँ पर सप्लाई की है वो अगर आप काउंट करो तो कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7. सो ये 7 सेल्स हैं जहाँ पर हमने अलोकेशन किया है या सप्लाई की है. सो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हो गई 7. नाउ m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू चेक करें हम. नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स -1. सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स है 5 -1. सो ये हो गया 8. सो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू है 8 बट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है 7. सच सिचुएशन इज कॉल्ड डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सिमिलरली ये कोई और प्रॉब्लम है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल दी हुई है इसकी और अभी आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितनी है 1 2 3 4 5. सो 5 ऑक्यूपाइड सेल्स है और यहाँ पर कितना है m प्लस n माइनस 1 1 2 3 4 रोज है 1 2 3 4 कॉलम्स है 4 प्लस 4 -1 तो 7 m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू है. सो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू हो गई है 4 प्लस 4 -1 विच इज 7. बट यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स है 5. सो ये सॉल्यूशन भी डिजनरेट है क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स होनी चाहिए थी 7 बट यहाँ पर है 5. सो डीजेनरेसी का मीनिंग है कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो m प्लस n माइनस 1 से कम हो. सो एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए जिससे हम सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो m प्लस n माइनस 1 से कम हो गई है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हमने कहा था डीजेनरेट. अब डीजेनरेसी कैसे इंड्यूस होती है? तो डीजेनरेसी दोनों स्टेज में इंड्यूस हो सकती है. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते समय भी डीजेनरेसी आ सकती है और बाद की स्टेज में भी डीजेनरेसी आ सकती है जब आप सॉल्यूशन को इंप्रूव करते हो. सो पहले हम देखते हैं डीजेनरेसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते समय कैसे आती है. सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हुए अगर डीजेनरेसी आ रही है तो वो कैसे आएगी, कैसे इंट्रोड्यूस होगी, वो मैं आपको बता दूँ. सो डीजेनरेसी का सबसे बड़ा रीज़न होता है इनिशियल स्टेज में कि आपके पास में जब आप अलोकेशन कर रहे होते हो तो डिमांड एंड सप्लाई वाले कॉलम एंड रो वो साइमल्टेनियसली डिलीट हो जाए. दैट मीन्स कभी ऐसा हो कि आपको जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अवेलेबल है और आप दो वहाँ पर सप्लाई कर दो अगर तो डिमांड वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा एक तरह से और रो जो है सप्लाई वाली रो वो भी डिलीट हो जाएगी. सो एक साथ डिमांड एंड सप्लाई अगर दोनों सेटिस्फाइड हो गई है सो ऐसे केस के अंदर डीजेनरेसी आएगी. सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करके बताऊंगा. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका यूजिंग वैम. सो इसके लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? रो वाइज सबसे पहले लीस्ट एलिमेंट्स देखो. फर्स्ट रो में लीस्ट एलिमेंट्स देखो जरा 5 एंड 7. इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे हम तो ये फर्स्ट पेनल्टी हो गई. देन सेकेंड रो में लीस्ट एलिमेंट्स है 2 एंड 4, इनका डिफरेंस भी 2 है.
थर्ड रो में लीस्ट एलिमेंट्स है 3 एंड 5, इनका डिफरेंस भी 2 है, एंड इसमें 4 एंड 3 है लीस्ट एलिमेंट्स, इनका डिफरेंस 1 है। सो ये रो वाइज पेनल्टीज हो गई। कॉलम वाइज पेनल्टीज फाइंड करते हैं। लीस्ट एलिमेंट्स 3 एंड 4 है, डिफरेंस 1। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट्स है 2 एंड 5, डिफरेंस 3। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, डिफरेंस 1। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट्स हैं 6 एंड 3, सो डिफरेंस 3। सो हाईएस्ट पेनल्टी इसमें जो भी है वो है 3, दो जगह आ रहा है आपके पास में 3। सो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सो इस 3 में अगर जाओगे तो लीस्ट कॉस्ट है 2, इस वाले 3 में जाओगे तो लीस्ट कॉस्ट है 3। सो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर सप्लाई करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लीस्ट कॉस्ट है उसमें सप्लाई करना है। सो यहाँ से अगर आपने देखा तो लीस्ट कॉस्ट है 2। अब यहाँ डिमांड कितनी है 16, सप्लाई 16। तो जब आप यहाँ पर 16 यूनिट का सप्लाई करोगे देन यू विल सी कि यहाँ पर ये वाली रो एग्जॉस्ट हो गई एंड ये वाला कॉलम, इसकी भी डिमांड फुलफिल हो गई। तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ एग्जॉस्ट हो गई है। इसका मीनिंग है कि एक डीजेनरेसी आ गई है। अब आपको ये इंडिकेशन मिलना चाहिए कि फाइनल सॉल्यूशन में या इसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें कम से कम एक ऑक्यूपाइड सेल कम होगी। सो आफ्टर एलोकेटिंग 16 यूनिट्स वी सी दैट दिस रो इज एग्जॉस्टेड, सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, कॉलम की डिमांड भी पूरी हो गई डेस्टिनेशन D2 की। नाउ रिमेनिंग रोज एंड कॉलम में फिर से हम पेनल्टी फाइंड करेंगे। सो यहाँ 5 एंड 7 के बीच का डिफरेंस है 2, सो पेनल्टी 2, इसको नहीं लेना है। देन 3 एंड 6 का डिफरेंस है 3, देन यहाँ पर डिफरेंस है 1। फिर यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो 2, यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर डिफरेंस है 3। नाउ अगेन यू हैव टाई बिटवीन पेनल्टीज। सो दोनों 3 को आप देखो, ये वाला 3 अगर देखते हो इसके करस्पॉन्डिंग जो लीस्ट कॉस्ट है वो ये 3 है। तो यहाँ पर सप्लाई आप कितनी दे सकते हो 17, क्योंकि 17 अवेलेबल है, एंड आल्सो यहाँ डिमांड है 18। सो एक यूनिट की डिमांड आपकी जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर यहाँ सप्लाई करते हो तो। दूसरी देखते हैं हम, दूसरे में ये 3 है, 3 में लीस्ट कॉस्ट है यहाँ पर 3, पर यहाँ पर आप देख रहे हो डिमांड है 12 और सप्लाई भी 12। दैट मीन्स यहाँ डिमांड जो है फुलफिल हो जाती है। सो हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे 12 यूनिट्स का, बिकॉज हम हमेशा डिमांड को प्रेफरेंस देते हैं, जहाँ से डिमांड फुलफिल होती हो वो जगह हम सप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर सप्लाई करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ 17 यूनिट्स देने के बाद में 1 यूनिट की सप्लाई रह जाएगी, तो वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। यहाँ डिमांड फुलफिल है। नाउ हियर आल्सो यू कैन सी, जैसे आपने 12 यूनिट्स यहाँ दी, ये वाली सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई है और ये वाली डिमांड भी फुलफिल हो गई है। सो अगेन डीजेनरेसी वाला केस यहाँ भी आ गया, एक और सेल कम हो गई है। सो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, यहाँ पर डिमांड भी फुलफिल हो गई एंड सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई। अब रिमेनिंग जो भी रोज एंड कॉलम्स हैं फिर से पेनल्टी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पेनल्टी है 3, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर पेनल्टी है 1। कॉलम वाइज देखेंगे तो पेनल्टी है 1 और यहाँ पर पेनल्टी है 5। अब इस 5 में लीस्ट है ये वाला 3, तो यहाँ 17 यूनिट्स को आपने सप्लाई कर दी। सो 17 यूनिट सप्लाई कर देने से ये सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई है, डिमांड अभी बाकी है 1 यूनिट की। नाउ रिमेनिंग जो भी है आपके पास में 2 ही एलिमेंट्स हैं। सो लीस्ट है 5, इसमें आप 14 यूनिट्स की सप्लाई कर दो और इसमें बची हुई 1 यूनिट की सप्लाई। सो अभी आप देखोगे ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एंड इफ यू काउंट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 1 2 3 4 5। ऑक्यूपाइड सेल्स का मीनिंग है जहाँ पर हमने सप्लाई दी है। तो यहाँ पर ये सप्लाई दी हुई है, उनको हमने राउंड ब्रैकेट में लिखा है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स तो है 5, लेकिन m+n-1 की वैल्यू है 7। सो डीजेनरेसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है। सो हमने देखा डीजेनरेसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में तब आती है जब डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली एग्जॉस्ट होती है। दैट मीन्स डिमांड इज फुलफिल्ड एंड सप्लाई इज एग्जॉस्टेड साइमल्टेनियसली। तो उस केस में आपको डीजेनरेसी मिलती है। जितनी बार भी ऐसा होता है उतनी नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाती है। अगर एक बार ऐसा हुआ है तो एक सेल कम हो जाएगी, 2 बार हुआ है तो दूसरी सेल भी कम हो जाएगी। सो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स कम होती जाती है जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई एक साथ फुलफिल हो जाती है।
नाउ वी डिस्कस डीजेनरेसी इन लेटर स्टेज, दैट मीन्स जब हम सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तब डीजेनरेसी कैसे आती है। सो डीजेनरेसी व्हाइल इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन, इम्प्रूव करते समय कैसे आता है डीजेनरेसी, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। सो डीजेनरेसी जब भी आपको इंटरमीडिएट स्टेप में मिलेगी तो उसका रीज़न होगा जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करते हो इम्प्रूवमेंट के लिए मैक्सिमम नेगेटिव जिसमें नेट कॉस्ट चेंज आ रहा है, उस सेल के अंदर अगर आप क्लोज लूप फाइंड करोगे तो उस क्लोज लूप के अंदर जैसे ही आप यूनिट ट्रांसफर करोगे मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, देन यू विल फाइंड 2 सेल्स विल बिकम एम्प्टी। एक साथ 2 सेल एम्प्टी हो जाएंगी और 2 सेल एक साथ एम्प्टी होंगी, इसका मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स एक कम हो गई है। तो जितनी बार भी ये होगा उतनी बार एक एक सेल कम होती जाएगी। सो ये सिचुएशन कुछ जैसी बनती है जैसे यहाँ से आपने देखा कि ये कोई अनऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। इसमें नेट कॉस्ट चेंज आपने फाइंड किया और मान लो ये -2 आ गया जो सबसे लार्जेस्ट है, बाकी सब जगह या तो -1 है या 0 है, इस तरह से। इसके लिए आपने क्लोज लूप अगर देखा, मान लो सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये क्लोज लूप इस तरह से आया कि एक सेल यहाँ पर है, इसमें मान लो हो सकता है कि आपके पास में 32 यूनिट्स हैं, फिर आप इधर चले, हो सकता है कि इसमें 48 यूनिट्स हो, फिर आप इधर गए, हो सकता है कि यहाँ पर 42 यूनिट्स हो, देन यहाँ पर गए, हो सकता है कि यहाँ पर 38 यूनिट्स हो, एंड उसके बाद आप लोड यहाँ पर गए, हो सकता है कि यहाँ पर 32 यूनिट्स हो फिर से, और ये लोड कर वापस आप। तो इस तरह का मान लो क्लोज लूप मिला आपको, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पर हमने एक क्लोज लूप लिया है, उस क्लोज लूप के अंदर इस तरह से जो अलोकेशन है वो है। तो इस क्लोज लूप के अंदर नेगेटिव सेल्स अगर आप चेक करो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सेल है, ये नेगेटिव सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो मिनिमम क्या है नेगेटिव सेल्स में 32, 32 एंड 42। सो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 32 है। सो इस 32 को जैसे ही उठा के आप यहाँ रखोगे 32, ये आप माइनस कर दोगे यहाँ से, ये सेल अब एम्प्टी हो गई है, ठीक है। यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ एक ही बात है। जैसे ही आपने उठा के यहाँ रखा 32, ये सेल एम्प्टी हो गई। अब ये एम्प्टी हुई है तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो 48 + 32 कितना होगा, ये हो जाएगा 80। फिर यहाँ 80 हुआ है तो यहाँ से 32 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम 32 ऐड किया है, तो ये अब हो जाएगा 10। न्यू जो इसकी अलॉटमेंट है या अलोकेशन है वो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस किया है तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा आपका 70, 32 ऐड किया तो, और यहाँ ऐड किया है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाली सेल एम्प्टी हो जाएगी। तो जैसे ही आपने ये इस क्लोज लूप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स सेम थी, उठा के आपने यहाँ रखी, देन यू फाइंड दैट ये दोनों सेल एम्प्टी हो गई है, और ये दोनों सेल एम्प्टी हो जाने के कारण नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ एक कम हो गई है, 2 सेल एक साथ एम्प्टी हो गई। सो इस तरह से यहाँ पर डीजेनरेसी इंड्यूस हो गई है। सो मोस्ट नेगेटिव सेल नेट कॉस्ट चेंज आपने देखा, मोस्ट नेगेटिव इसमें था, इसका क्लोज लूप सपोज इस तरह से है। सो नेगेटिव सेल्स हमने आइडेंटिफाई की, जितनी भी नेगेटिव सेल्स है उनमें मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स थी 32। ये 32 हमने जैसे ही यहाँ डाला वैसे ये दोनों सेल एम्प्टी हो गई, और बची हुई सेल में हमने एडजस्टमेंट किया। सो जितनी बार ये होगा, हो सकता है कि दूसरी किसी सेल के लिए भी ऐसा हो जाए, तो जितनी बार ये होगा उतनी बार आपके पास में डीजेनरेसी इंड्यूस होगी, एक एक सेल कम हो जाएंगी। सो हमने देखा कि डीजेनरेसी इनिशियल स्टेज में भी आ सकती है और बाद में सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते समय भी आ सकती है। तो यहाँ हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड से इम्प्रूव किया था सॉल्यूशन, तो हमने वहां पर देखा। हो सकता है आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहे हो तो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम हो। सो डीजेनरेसी आ जाने के बाद में प्रॉब्लम क्या होती है वो हम अब देखते हैं कि डीजेनरेसी आती है तो उसको रिमूव करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रॉब्लम है, डीजेनरेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्यूपाइड सेल्स है और होनी चाहिए 8। तो एक सेल यहाँ पर कम है जो ऑक्यूपाइड होना चाहिए बट है नहीं।
सो अगर डीजनरेसी को आपने माइंड नहीं किया और आपने सीधे सीधे नेट कॉस्ट चेंज फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, तो अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी। कैन यू फाइंड क्लोज लूप फॉर 5? इस 5 के लिए अनऑक्यूपाइड सेल है, नेट कॉस्ट चेंज फाइंड करना है। सो इस 5 के लिए क्लोज लूप फाइंड कर सकते हो क्या कहीं पर? सो यू कैन सी 5 के लिए आप सबसे पहले यहाँ 3 पे जा सकते हो, ये वाली सेल में। लेकिन इस सेल पर जाने के बाद में आपके पास में कोई भी टर्न करने के लिए पॉइंट नहीं है या सेल नहीं है जहाँ से आप टर्न कर सको। सो इस ऑक्यूपाइड सेल से टर्न लेने के लिए कोई भी दूसरी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। सो इस डायरेक्शन में जाना मीनिंगलेस है। सिमिलरली 5 से आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो इस सेल पे आते हो, इस सेल से आप टर्न लेके इस पे जा सकते हो या इस पे जा सकते हो। सो 7 पे चले गए, देन 7 के बाद फिर 6 पे जा सकते हो, 6 के बाद 4, और 4 पे जाने के बाद में या ये वाली सेल पे जाने के बाद कहीं भी टर्न नहीं ले सकते आप। सिमिलरली 6 पे जाते हो तो 6 के बाद 3 पर टर्न ले सकते हो, 3 के बाद कोई टर्न नहीं है। सो आप किसी भी तरह से देखो तो इस 5 के लिए आपको कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं मिलेगा। सो इस सेल के लिए नेट कॉस्ट चेंज फाइंड नहीं कर पाओगे आप। सिमिलरली 8 के लिए अगर आप चेक करो तो 8 के लिए भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको क्लोज लूप नहीं मिलेगा। सो 8 के लिए भी क्लोज लूप नहीं है, आप चेक करो। ऐसे बहुत सारी सेल्स हो सकती है, दूसरी सभी सेल्स के लिए आप चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं जिनके लिए क्लोज लूप अवेलेबल नहीं है। और ये क्लोज लूप इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन डीजनरेट है। सो हमने देखा कि डीजनरेसी जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक आपको क्लोज लूप हर एक सेल के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी जिनके लिए क्लोज लूप नहीं होगा, तो आप उसके लिए नेट इवेल्यूशन या नेट कॉस्ट चेंज फाइंड नहीं कर पाओगे। सो डीजनरेसी रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जो मैं बताऊंगा वो डीजनरेसी किसी भी स्टेज में आ जाए, चाहे वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में आए या बाद में आए, आपको इसी तरह से डीजनरेसी रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है आपको कि जितनी आपके पास सेल्स कम पड़ रही है उतनी सेल्स को ऑक्यूपाइड बनाना है। जैसे आपके पास कहीं पर m+n-1 8 है और ऑक्यूपाइड सेल्स आ गई 7, तो एक सेल की रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगी। अब ऑक्यूपाइड कैसे बनाएं, क्योंकि सारी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, ना डिमांड बची है ना सप्लाई बची है। सो हाउ टू रिमूव डीजनरेसी? तो डीजनरेसी रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपके पास में ऑक्यूपाइड सेल्स आ गई 7 और m+n-1 की वैल्यू है 8। सो यहाँ पर एक एडिशनल सेल आपको और चाहिए जो ऑक्यूपाइड होना चाहिए थी। सो इस केस में हम एक सेल को ऑक्यूपाइड बनाएंगे, उसमें डेल्टा रख देंगे, हम एक स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास में 5 ऑक्यूपाइड सेल्स आ गई है और m+n-1 की वैल्यू 7 है, सो अब आपको 2 सेल्स चाहिए जिनको ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा आपको। सो हम उसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये क्वांटिटीज रखेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऑलमोस्ट 0 क्वांटिटीज है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट टू शो कि ये ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, इनको हमको ऑक्यूपाइड सेल की तरह ट्रीट करना है, इसलिए हम वहाँ पर ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा रख देते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 5 है और ये आपके पास में सपोज 8 है, तो आपको 3 सेल्स की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप 3 मोर सेल्स ऑक्यूपाइड नहीं बनाओगे तब तक ये डीजनरेसी रिमूव नहीं होगी या नेट कॉस्ट चेंज फाइंड नहीं कर पाओगे। सो ऑक्यूपाइड कैसे बनाना है, उसके लिए आपको ये इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 या जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो रखनी है। सो अनऑक्यूपाइड सेल्स इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो ऐसी सेल्स हमको फाइंड करना है। अब इंडिपेंडेंट सेल्स क्या होती है? तो इंडिपेंडेंट सेल्स को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी अनऑक्यूपाइड सेल में आप ये रखना चाहते हो उस सेल्स से आप देखो कि वो सेल दूसरी सेल्स के साथ में कहीं क्लोज लूप तो नहीं बना रही है। मैं आगे बताऊंगा कैसे इसमें चूज करना है। डेल्टा हम आर्बिट्री जगह पे नहीं रख सकते हैं। रिमेंबर कि आपको एक सेल चाहिए तो ये आपने कहीं भी रख दिया कि चलो यहाँ डेल्टा रख दो और जल्दी से सॉल्यूशन निकाल लो। नो, आर्बिट्री पोजीशन पे नहीं रखना है या आर्बिट्री सेल में नहीं रखना है, उसको बिल्कुल स्पेसिफाइड सेल में ही रखना है जो हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर जैसे ये एक सॉल्यूशन है डीजनरेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको चाहिए कितनी, 2 सेल्स चाहिए जिनमें आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स है 1 2 3 4 5
और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू है 7। तो इसका जो तरीका है डेल्टा 1 डेल्टा 2 रखने का वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। डेल्टा 1 डेल्टा 2 कहाँ रखें, इसके लिए आप पूरे सेल्स के अंदर जितनी भी सेल्स हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स, उनमें सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट वाली सेल्स को देखो। सो लीस्ट कॉस्ट वाली सेल्स जो है वो एक तो ये वाली है 4 और दूसरी है ये वाली 4। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स में अगर आपने देखा तो लीस्ट कॉस्ट वाली जो सेल्स है वो ये है दोनों, लेकिन दोनों में डेल्टा 1 डेल्टा 2 नहीं रखेंगे। अभी हम उनको चेक करना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है या नहीं है। सो इन दोनों 4 में से किस में आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 रखें, दोनों में रखें या किसी एक में, वो चेक करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो लुक एट दिस 4, मान लो ये वाला 4 लेते हैं हम। तो इस 4 के लिए हम देखेंगे कि ये 4 कहीं क्लोज लूप तो नहीं बना रहा है किसी के साथ में। सो अगर हमने देखा तो यहाँ पर ये इन सेल्स के साथ में ये क्लोज लूप में है, तो ये वाला 4 हमारे काम का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं है, इट इज़ ए डिपेंडेंट पोजीशन। सो यहाँ डेल्टा 1 या डेल्टा 2 कुछ भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि ये ऑलरेडी किन्हीं सेल्स के साथ में क्लोज लूप में है। तो ये अगर डेल्टा 1 यहाँ रख दोगे तो ये इसी में एडजस्ट कर देगा पूरी यूनिट्स। जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है जिनके लिए लूप नहीं मिल रहा है उनके लिए लूप नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि हर एक सेल के लिए एक ही लूप होता है। हर अनऑक्यूपाइड सेल के लिए देयर इज ओनली 1 लूप। तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया, इसके अंदर नहीं रखना है हमको क्योंकि ये क्लोज लूप बना रहा है। दूसरा वाला हमने चेक किया 4, दूसरे वाले 4 में देखेंगे हम, तो दूसरे वाले 4 में कहीं से क्लोज लूप बना रहा है क्या। सो 4 से यहाँ जा सकते हो, इसके बाद कहीं नहीं जा सकते आप। सिमिलरली 4 से आप यहाँ चले जाओगे, इसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो दोनों में से एक 4 ऐसा है जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है और वो ये है। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा 1 रख दिया, डेल्टा 1 टेंड्स टू 0 है। सो जितने भी आपके पास में लीस्ट कॉस्ट सेल्स है उसके अंदर में से उस जगह पर रखना है जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हो। तो हो सकता है कि दोनों इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हो, लेकिन यहाँ पर एक ही निकली है। सो एक सेल तो मिल गई हमको ऑक्यूपाइड सेल। अब दूसरी ऑक्यूपाइड सेल कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है 4 के बाद जस्ट नेक्स्ट वाली जो है वो है 5। तो 5 भी दो जगह आ रहा है। अब ये 5 दोनों जगह आ रहा है, इनमें से कौन से वाले 5 पर रखें इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। सो इस वाले 5 के लिए अगर आप देखोगे तो ये वाला 5 इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये 5 इसके साथ में मिलकर क्लोज लूप बना रहा है। देखो सो यहाँ भी आप डेल्टा 2 नहीं रख सकते हो, ये वाला 5 भी हमारे काम का नहीं है। सो यू कैन डिस्कार्ड इट, ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं है। इंडिपेंडेंट पोजीशन का मीनिंग है कि वो किसी सेल के साथ में या किसी भी क्लोज लूप में नहीं हो। तो ये वाला 5 नहीं है। अब इसको ऑक्यूपाइड सेल की तरह ट्रीट करना है, ये डेल्टा 1 जो रखा है ये ऑक्यूपाइड सेल की तरह ट्रीट करना है इसको। तो ये वाला 5 तो डिस्कार्ड हो गया। दूसरे वाले 5 को चेक करते हैं। दूसरे वाले 5 को आप चेक करोगे सो उसके लिए क्लोज लूप मिल रहा है क्या। तो फिर 5 से आप यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ जा सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, बस इसके बाद कहीं नहीं जा सकते। सिमिलरली इसके लिए यहाँ जाओगे तो यहाँ आने के बाद में इधर कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। सो ये वाला जो 5 है दिस इज एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। सो यहाँ पर हमने ये डेल्टा 1 तो यहाँ रखा ही था, इसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते हो। सो डेल्टा 2 यहाँ रख देंगे। सो बस आपको 2 ही चाहिए थे, डेल्टा 1 डेल्टा 2, वो आपने रख दिए। अब आपके पास में जो यूजुअल मेथड है स्टेपिंग स्टोन की वो आपको अप्लाई करना है। नाउ यू कैन वेरीफाई you have closed loop for each and every unoccupied cell। अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप 7 के लिए फाइंड करना चाहते हो तो 7 के लिए भी क्लोज लूप मिल जाएगा आपको। 7 के लिए क्लोज लूप ये रहा, ये अनऑक्यूपाइड सेल से होते हुए इस पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ 7 से 8, 8 से 3, 3 से दिस 5 एंड 5 to 7, तो इसके लिए मिल गया। सिमिलरली इस 8 के लिए भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से क्लोज लूप, ठीक है। सो 8 के लिए इस तरह से जा सकते हो, 2 पे जाओगे, फिर 4 पे, फिर 5 पर, फिर 3 पर, फिर 8 पर, ओके, देन अगेन 8 पर। सो इस तरह से आपको क्लोज लूप हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए अब मिल जाएगा। नाउ यू कैन प्रोसीड इन यूजुअल मैनर, जैसे आप फाइंड करते हो उस तरह से आप फाइंड कर लोगे। नाउ डेल्टा 1 डेल्टा 2 यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स की तरह ट्रीट किया है हमने। ये जो सेल्स हैं जिनमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 है इनको ऑक्यूपाइड सेल्स की तरह ट्रीट करना है। और जो भी फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 को जीरो रख देना है आपको, दे विल टेंड टू 0।
सो डीजनरेसी रिमूव करने के बाद में अब आप नेट कॉस्ट इवोल्यूशन सभी सेल्स के लिए फाइंड कर सकते हो और फिर आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बिना इसके अंदर नेट कॉस्ट इवोल्यूशन नहीं होगा और ना ही आप डिसाइड कर पाओगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। और मान लो यहाँ पर 5 से भी नहीं मिलता, दोनों 5 से, तो नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं हम लीस्ट, वो है 6। अब इन दोनों 6 को चेक करते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है या इनमें से कौन सी है। सो लीस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करना है और इंडिपेंडेंट पोजीशन पर सेल चेक करना है। सो इन द फाइनल सॉल्यूशन यू विल लेट डेल्टा 1 टेंस टू 0, डेल्टा 2 टेंस टू 0। सो सॉल्यूशन जो भी आएगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज हाउ यू रिमूव डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। किसी भी स्टेज में डीजनरेसी आ जाए आप उसी तरह से रिमूव करो उसको। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू सी कि जब डीजनरेसी रिमूव हो जाती है तो फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो प्रॉब्लम इज अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू शिप 21 loads of his product as shown below. The matrix gives the distance in kilometers from sources of supply to destinations. So यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैट्रिक्स के अंदर चीज़ क्या दी हुई है, जो क्वांटिटी है मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हैं वो क्या है। सो यूजुअल केस में वो कॉस्ट होती है या प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, यहाँ डिस्टेंस मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ये। सो S1 से A का जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन A का वो 5 किलोमीटर है, S2 से D का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, S3 से B का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। इस तरह से ये आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स दिया है। एंड आल्सो S1 पे जो सप्लाई है वो 8 यूनिट्स की अवेलेबल है, S2 पर 5 यूनिट्स की है, S3 पर 8 यूनिट्स की है। सो टोटल 21 यूनिट्स की सप्लाई है जो उसको शिप करना है। और शिपिंग कॉस्ट क्या है, ₹10 पर लोड पर किलोमीटर। तो जितना भी लोड होगा उसको हम किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी लोड आएगा या जो भी नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगी टोटल लोड कितना है, उसको हम किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे करस्पॉन्डिंग। सो व्हाट शिपिंग शेड्यूल शुड बी यूज टू मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट। सो यहाँ पर ₹10 शिपिंग कॉस्ट तो फिक्स है, वो डिपेंड कर रही है पर लोड पर किलोमीटर। सो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम करें जिससे कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें उसको तो वो मिनिमम हो। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ शिपिंग शेड्यूल विच कैन मिनिमाइज द टोटल लोड। टोटल लोड मिनिमाइज हो जाए पर किलोमीटर। ये यहाँ पर कॉस्ट टेबल नहीं है, यहाँ पर ये डिस्टेंस टेबल है। एंड यू कैन सी ये अनबैलेंस्ड है। डिमांड आप देखोगे तो ये 24 यूनिट्स की है, सप्लाई 21 यूनिट्स की है। सो एक डमी सोर्स आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इनिशियल शिपिंग शेड्यूल बाय वेम वो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स से। सो हमने एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस किया है विद डिस्टेंस 0 0 0 0 एवरीवेयर एंड विथ यूनिट 3 यूनिट्स सप्लाई। तो टोटल सप्लाई अब होगी 24, डिमांड भी होगी 24। ठीक है। सो ये डिस्टेंस जो है 0 हमने यहाँ पर लिखा है, डमी सोर्स है ये। नाउ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको आता है इसलिए मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो यहाँ पर मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वैम लिख रहा हूँ, आप लोग इसको फाइंड करके देखना। यू नो हाउ टू फाइंड। सो वैम से आपने फाइंड किया, देन यू विल फाइंड दिस इज द शिपिंग शेड्यूल। इनिशियली X15 दैट मीन S1 से E पर 8 यूनिट शिप करना चाहिए। फिर सोर्स 2 से 1 पर 3 यूनिट्स का शिपमेंट होना चाहिए, 2 से 3 में 1 यूनिट का होना चाहिए, 2 से 4 में 1 यूनिट का, एंड सो ऑन। सो ऐसा अगर शिपिंग शेड्यूल हम डिसाइड करते हैं, सो टोटल लोड वो कैसे फाइंड करेंगे हम, 4 × 3, 4 किलोमीटर्स × 3। सो टोटल लोड हो जाएगा ये 12। देखा जाए तो किलोमीटर्स के हिसाब से लोड है 7 × 1, 6 × 1 एंड सो ऑन। सो टोटल लोड 89 यूनिट्स का हो जाएगा। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 890 हो जाएगा टोटल शिपिंग कॉस्ट। नाउ सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्यूपाइड सेल्स है एंड m + n - 1 कितना है, 9 - 1 8। सो m + n - 1 तो हो गया 8
एंड टोटल ऑक्यूपाइड सेल्स है 7। सो ये सॉल्यूशन हो गया डीजनरेट सॉल्यूशन, और अभी इसका डायरेक्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक कि डीजनरेसी हम रिमूव नहीं करें। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको पता है कैसे फाइंड करना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये शिप आपके पास में जो सॉल्यूशन आया है इसके अंदर एक सेल की रिक्वायरमेंट है हमको, एक सेल को हमको क्या करना है, ऑक्यूपाइड बनाना है। तो इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर सबसे लीस्ट डिस्टेंस जो भी है वो देखते हैं हम। सो लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पर है 0 0 0। सो 1 बाय 1 हम जीरोस को चेक करते हैं कि कहाँ पर हम डेल्टा सब्स्टिट्यूट करें या डेल्टा अलॉट करें जिससे कि ऑक्यूपाइड बन जाए वो। सो इस जीरो को पहले चेक करते हैं। सो इस जीरो को अगर चेक करेंगे तो ये देखोगे तो ये क्लोज लूप में है ये, तो ये जीरो जो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं है, इसके लिए ये क्लोज लूप बन गया। सो ये जीरो पे हम अलॉट नहीं कर सकते, इस जीरो पे नहीं देंगे हम। दूसरा वाला जीरो हम चेक करेंगे, सेकंड वाला जीरो, इसमें इसके लिए भी मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये वाला ये लूप है इसके लिए, ये आ गया यहाँ पर। तो ये वाला जीरो भी है, इसके लिए इसमें भी हम नहीं दे सकते हैं डेल्टा। नेक्स्ट जीरो में हम चेक करेंगे ये वाला जीरो, इसको भी आप चेक कर लो, ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं है, ये हो गया क्लोज लूप। सो लीस्ट डिस्टेंस वाली जो सेल्स हैं उनमें ये तीनों हमारे काम की नहीं है, ये तीनों डिपेंडेंट पोजीशंस पर है। सो यहाँ पर हम अलॉट नहीं करेंगे डेल्टा। नेक्स्ट जो बची हुई है वो ये है, इसको चेक कर लो। सो इसको चेक किया आपने तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, क्योंकि जीरो से आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ से फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप जीरो से सीधे सीधे 3 पे जा सकते हो, 3 से इस पर जा सकते हो, 7 देन 6 देन 4, या फिर यहाँ चले जाओ 4 तो फिर वापस नहीं आ सकते हो इस पर। सो ये वाली जो जीरो है ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है, सो यहीं पर हमको डेल्टा असाइन करना चाहिए। सो मैंने यहाँ डेल्टा असाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ 3 प्लस डेल हो गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। डेल इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बाद में हम जीरो रख देंगे इसमें। सो इन चारों जीरोज में जहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस था उसमें ये वाले जो सेल है इसमें हमने डेल्टा असाइन किया है वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल लोड, क्योंकि ये वाली जो सेल है इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है। सो डेल असाइन कर दिया। अब आप इसके लिए इम्प्रूवमेंट कर लो। नेट कॉस्ट चेंज अगर मैं फाइंड करूं 5 के लिए, नेट कॉस्ट या नेट लोड चेंज या लोड चेंज आएगा या डिस्टेंस चेंज, नेट डिस्टेंस चेंज कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो इसमें अगर मैंने 1 यूनिट ट्रांसफ़र की है, लोड ट्रांसफ़र किया है, तो टोटल जो है वो कितना लोड में चेंज आएगा वो हम काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं हम। सो 5 के लिए आप देखो, 5 के लिए यहाँ गए आप, क्लोज लूप फाइंड करना है, फिर यहाँ चले गए, फिर ये फिर ये फिर सीधे यहाँ। सो इसके लिए 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 4। सो 5 माइनस 3 हो गया 2, तो ये हो गया 4। सो 5 के लिए अब नेट कॉस्ट इवेल्यूशन हो गया है 4। अगर ये डेल्टा नहीं रखते तो ये इसके लिए मिलता ही नहीं आपको, नेट कॉस्ट इवोल्यूशन इसके लिए मिलता ही नहीं, या नेट लोड चेंज इसके लिए हम फाइंड नहीं कर पाते। सो विदाउट दिस डेल हमको इसके लिए कोई नेट लोड चेंज नहीं मिलता। सो 4 हो गया इसके लिए। सिमिलरली 8 के लिए आप क्लोज लूप फाइंड कर सकते हो, 8 के लिए भी आप क्लोज लूप इसी तरह से फाइंड कर लो, यहाँ पर जाके ये इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा ये। सो क्लोज लूप जो भी है वो इस तरह से फाइंड करना है। सो नेट लोड चेंज इसमें 6 का आएगा सभी के लिए, आपको पता है कैसे फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी नेगेटिव लोड चेंज आ रहा है वो मैंने यहाँ पर ग्रीन में शो कर दिया है, -1 -1 -1। सो ये आप वेरीफाई कर लेना कि इनके लिए नेगेटिव लोड चेंज आ रहा है इन सेल्स के लिए। सो अभी ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, उसको हमको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा, हमको इम्प्रूवमेंट के चांस है। हम लोड 89 का जो लोड है उसको कम कर सकते हैं। ना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिचुएशन भी एक चीज़ ध्यान रखना है, नेट लोड चेंज या नेट कॉस्ट चेंज अगर इक्वल आता है
जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं या अपॉर्चुनिटी लोड या इस तरह की टर्म यूज़ कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर -1 -1 -1, अब तीनों में से कौन सा चूज़ करें हम? जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो जितने भी टाई हो गए हैं उनमें सबसे लीस्ट वाला जो है उसको चूज़ करो आप। वैसे आप कोई भी कर सकते हो लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उससे होगा कुछ नहीं, गलत नहीं होगा, कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली हम करते हैं जिसमें सबसे लीस्ट वैल्यू है या लीस्ट कॉस्ट है या लीस्ट डिस्टेंस है या लीस्ट टाइम है। सो इन तीनों सेल में जहाँ टाई हुआ है नेट लोड चेंज में, उनमें सबसे लीस्ट डिस्टेंस है 0। सो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं देखूंगा क्लोज लूप क्या है और नेगेटिव सेल्स में से यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसके लिए अगर आप क्लोज लूप देखो तो वो ये है। सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो नेगेटिव सेल्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो है 1। ये पॉजिटिव सेल, इसके पास में जो है नेगेटिव सेल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो नेगेटिव सेल्स दोनों में से जो लीस्ट है वो है 1 अलॉटमेंट, 1 यूनिट का लोड जो है वो लीस्ट है। सो 1 और 3 में लीस्ट है 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। जैसे यहाँ 1 चला गया तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। सो नेक्स्ट स्टेप में जो सॉल्यूशन आ रहा है इस सेल को चूज़ करने से, वो जो सॉल्यूशन है वो ये है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। सो यहाँ पर इस लूप के अंदर चेंज आया है, बस जो भी आना था वो इस लूप के अंदर, जो 0 का लूप था क्लोज लूप, उसी के में चेंज आया है, बाकी कहीं जगह चेंज नहीं है। अब फिर से हम नेट कॉस्ट इवोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो इम्प्रूव्ड शिपिंग शेड्यूल क्या है, देखो इम्प्रूव्ड शिपिंग शेड्यूल 88 का है। ये 0 इंटू डेल करेंगे 0 ही हो जाएगा। सो पहले जो टोटल लोड था वो 89 का आ रहा था, अब 88 का आ रहा है, क्योंकि एक ही यूनिट ट्रांसफ़र की है तो 88 का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। 1 इंटू -1 किया तो ये टोटल लोड 1 यूनिट कम हो गया। अब नेट कॉस्ट चेंज सभी के लिए फिर से चेक किया हमने, ये नॉन डीजेनरेट है सॉल्यूशन, अभी इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि ये नंबर ऑफ सेल्स कम हो गई हो। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से नेट कॉस्ट चेंज हमने फाइंड किया, और नेट कॉस्ट चेंज फाइंड करने पर हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ पर नेट लोड चेंज हम टर्म यूज़ करेंगे। सो स्टेप 3 में हमने नेट लोड चेंज फाइंड किया सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। देन वी फाइंड दिस इज़ द नेट लोड चेंज फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल। अगेन सभी में आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट नेगेटिव जो है वो ये है। सो सबसे ज़्यादा लोड चेंज यहाँ पर होता है इस सेल में, तो इस सेल में हम अलॉट करेंगे। तो इस सेल के लिए जो भी क्लोज लूप हो वो फाइंड कर लो। सो इस वाली सेल के लिए जो क्लोज लूप है वो ये वाला है। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव सेल में क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव सेल, ये नेगेटिव सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो नेगेटिव सेल्स है, इसमें लोड यहाँ 4 का है, यहाँ पर डेल्टा का है, और डेल्टा आपको मालूम है स्मॉल क्वांटिटी है। सो 4 एंड डेल्टा में जो लीस्ट है वो है डेल्टा। सो डेल्टा को उठा के यहाँ रख देंगे हम, इस वाली सेल में यहाँ डेल्टा अलॉट कर देंगे, ये वाला डेल्टा उठा के यहाँ 1 प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस डेल्टा हो जाएगा। सो नेगेटिव सेल्स के अंदर जो लीस्ट अलॉटमेंट है या अलोकेशन है वो है डेल्टा, यहाँ दिखाई दे रहा है डेल्टा। सो अब इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो ये होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये डेल्टा को ऐसे क्वांटिटी ट्रीट किया है, इसलिए यहाँ 4 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा किया है। आप लोग इसको ऐसा नहीं कि यहाँ 4 और 1 लिखो, यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ आपको क्वांटिटी माइनस करना है। सो दिस इज द न्यू इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। और अब जो आपके पास में शिपिंग शेड्यूल है वो ये आ रहा है। टोटल लोड है 88 माइनस 2 डेल, 88 में से -2 डेल हो गया है, दैट मीन्स ये 88 से कम हो गई है टोटल लोड। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। डेल्टा को आप ट्रीट करोगे एज ए क्वांटिटी, तो इस तरह का आपको अलॉटमेंट या अलोकेशंस मिलेंगे। नो अगेन ये नॉन डीजेनरेट है, क्योंकि अभी कोई भी सेल कम नहीं हुई है। अगेन इफ़ यू फाइंड नेट लोड चेंज फॉर ऑल अनऑक्यूपाइड सेल्स, तो आपको नेट लोड चेंज सभी के लिए अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है। सो अब जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अब उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप।
So this is the optimal shipping schedule. सो ऑप्टिमल शिपिंग शेड्यूल आ गया, ये टोटल लोड आ गया जो भी हम शिप करने वाले हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट, ये टोटल लोड जो आया है वो इंटू 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर पर लोड शिपिंग कॉस्ट है। तो टोटल लोड जो भी आया है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 880 रुपीज़ का शिपिंग कॉस्ट है। डेल को 0 रख दिया हमने। सो अभी 880 रुपीज़ का जो है वो शिपिंग कॉस्ट है। नाउ वन मोर थिंग, 0 आपको दिखाई दे रहा है। सो एज यूजुअल मैंने आपसे कहा था 0 जब भी आता है नेट लोड चेंज या नेट कॉस्ट चेंज, सो देयर इज एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल शेड्यूल। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल शेड्यूल जो भी है वो हमको फिर फाइंड करके बताना पड़ेगा। सो यहाँ 0 के लिए जो क्लोज लूप है वो ये है, दिखाई दे रहा है सिंपल सा। सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सो 4 माइनस डेल एंड 2, इन दोनों में जो मिनिमम क्वांटिटी है 4 माइनस डेल एंड 2 में जो भी मिनिमम लोड है वो है 2। सो 2 को उठा के यहाँ रख दो 6 की वाली सेल में, और यहाँ से 3 प्लस डेल हो जाएगा और ये 2 माइनस डेल हो जाएगा। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन या अल्टरनेटिव ऑप्टिमल शेड्यूल भी आपको मिलेगा, और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल शेड्यूल विल नॉट रिड्यूस द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वही रहेगी। सो अब जो शेड्यूल आ रहा है अल्टरनेटिव ऑप्टिमल शेड्यूल वो ये वाला है, बट टोटल लोड वही है 88 माइनस 2 डेल, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो टोटल शिपिंग कॉस्ट is 880 rupees. So this was the discussion about degeneracy in transportation problems and its removal. So I hope you understood. Thank you very much.